जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है साबरमती आश्रम का निर्माण। तो यहाँ पर टॉपिक दे भी दिया गया है, साबरमती आश्रम का निर्माण, और सन जो दर्शाया गया 1915 ईस्वी में। यदि आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछता है कि साबरमती आश्रम का निर्माण कब हुआ, तो साबरमती आश्रम का निर्माण 1915 ईस्वी में हुआ है। और साबरमती आश्रम के निर्माण में सबसे अधिक सहयोग साराभाई अंबालाल का रहा है, जिसके कारण इनका नाम आता है साराभाई अंबालाल का। आइए प्रत्येक टॉपिक को पढ़ के आपको समझाते हैं कि कैसे क्या हुआ है। देखिए, पहला पॉइंट आपको एक बन रहा है कि साबरमती आश्रम का निर्माण कब हुआ, तो इसका निर्माण जो हुआ है सन 1915 ईस्वी में हुआ है। देखिए, महात्मा गांधी को लगा ना कि राजनीति करने के लिए हमें एक आश्रम की निर्माण करनी होगी, एक अलग जगह पर ऑफिस बनाना होगा, कार्यालय बनाना होगा। इसी उद्देश्य से इन्होंने क्या किया जी, साबरमती आश्रम का निर्माण करवाया। और जो साबरमती आश्रम है आपको साराभाई अंबालाल की सहायता से बना है। देखिए, एक पॉइंट ये भी बन रहा है कि साबरमती आश्रम का निर्माण साराभाई अंबालाल की मदद से हुई। यदि आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है कि साबरमती आश्रम का निर्माण किसकी सहायता से हुई या इसमें मुख्य सहयोग किसका रहा है, तो साराभाई अंबालाल की सहायता से साबरमती आश्रम का निर्माण हुआ है। अब देखिए, अगला पॉइंट एक बन रहा है, कह रहा है ना कि साबरमती आश्रम महात्मा गांधी के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। देखिए, जो साबरमती आश्रम था ना, महात्मा गांधी के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। मतलब कोई भी आंदोलन हुआ, महात्मा गांधी भारत को आजाद कराने के लिए कराए, असहयोग आंदोलन हुआ, दांडी मार्च हुआ, नमक सत्याग्रह हुआ, सारे जो आंदोलन महात्मा गांधी किए हैं ना, अपने आश्रम साबरमती आश्रम से किए हैं। तो एक प्रश्न बनता है इसके संबंध में कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कहां पे था, तो साबरमती में था। साबरमती आश्रम से सारे आंदोलन किए, इसलिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गतिविधियों का जो केंद्र है ना, साबरमती आश्रम है। हालांकि आप सुने भी होंगे कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो जो इनके राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था, क्या था जी, कहां था जी, साबरमती आश्रम। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, पूछेगा कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र कहां पे था, तो राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र जो था ना, साबरमती आश्रम था। और महात्मा गांधी जितने भी आंदोलन किए ना, वे सारे आंदोलन कहां से किए जी, साबरमती आश्रम से किए हैं। सिर्फ उन्होंने एक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, उन्होंने ग्वालियर के टैंक मैदान से किया। बाकी अपने जीवन काल के जितने भी आंदोलन किए ना भारत में, वो साबरमती आश्रम से किए हैं। तो साबरमती आश्रम इस प्रकार से इनके राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र था। अब देखिए, अगला पॉइंट एक बन रहा है, कह रहा है ना कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ना, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगर आपके परीक्षा में क्वेश्चन पूछेगा कि मतलब महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे जी, गोपाल कृष्ण गोखले। और महात्मा गांधी के आंदोलन करने का जो तरीका था ना, बिल्कुल अहिंसात्मक था, बिन मारपीट झगड़ा किए। तो इसकी जो शिक्षा ली थी उन्होंने किससे ली थी जी, गोपाल कृष्ण गोखले से ली थी। तो आंदोलन चलाने का तरीका इनका जो अहिंसात्मक रहा, इसकी शिक्षा किससे ली है जी, तो गोपाल कृष्ण गोखले से। तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हुए। अब देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहुत सारे आंदोलन किए, और इस
आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कई उपाधि से सम्मानित किया गया, कई उपनाम भी दिए गए। इसके संबंध में भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। आइए इसको पढ़ते हैं। कौन सा नाम दिया गया उनको, उपनाम किसने दिया और कौन कौन सी उपाधि धारण किए। देखिए, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए ना, तो आते ही अंग्रेजों ने इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। तो एक पॉइंट बनता है कि महात्मा गांधी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया। तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति, तो केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है जी? सिर्फ एक ही व्यक्ति है, कौन? तो महात्मा गांधी है। और केसर ए हिंद की उपाधि न इनको प्रथम विश्व युद्ध के समय मिला था। प्रथम विश्व युद्ध के समय अंग्रेजों के द्वारा क्या किया गया था जी? इन्हें केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला पॉइंट आइए देखते हैं क्या है। अगला पॉइंट है, कह रहा है कि भर्ती करने वाला सर्जेंट। हाँ जी, महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट भी कहा गया है। और ये उपाधि जानते हैं कब दिया गया? प्रथम विश्व युद्ध के समय दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, अंग्रेज बोले कि भारतीयों का हमें सहयोग चाहिए, तो महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ भारतीयों को प्रोत्साहित किया और बोला कि अधिक से अधिक भारतीय प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो, जिनके कहने पर बहुत सारे भारतीय शामिल भी हुए, जिसके कारण इन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। वो कब कहा गया जी? प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी भारतीयों को प्रोत्साहित किए, बोले कि आप लोग प्रथम विश्व युद्ध में जोरों शोर से भाग लीजिए, जिसके कारण महात्मा गांधी को क्या कहा गया जी? भर्ती करने वाला सर्जेंट कहा गया। अब देखिए, कुली बैरिस्टर, महात्मा गांधी को कुली बैरिस्टर भी बोला गया है। कौन बोला है जी? दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट बोला है। देखिए, महात्मा गांधी का जो पहनावा ओढ़ावा था ना, बिल्कुल साधारण था, जिसके कारण महात्मा गांधी को एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट क्या बोला है जी? आप देख सकते हैं, बोला है कुली बैरिस्टर। और इनकी मतलब हाईएस्ट शिक्षा क्या थी? वकालत थी। और ये दक्षिण अफ्रीका में ना गए थे ये गोरे एवं काले के बीच मतभेद को मिटाने के लिए। इसी दौरान एक मजिस्ट्रेट ने इनको क्या बोला है जी? कहा है कि कुली बैरिस्टर। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को कुली बैरिस्टर के नाम से संबोधित किया गया और किसने किया है? तो कुली बैरिस्टर के नाम से किसको बोला गया है? किसको कुली बैरिस्टर बोला गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के एक, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका के एक मजिस्ट्रेट ने बोला है। तो कुली बैरिस्टर भी इनका एक उपनाम है। किसने बोला है? तो दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट बोला है। अब देखिए, कर्मवीर, कर्मवीर की उपाधि भी दी गई है। इनका एक और नाम कर्मवीर भी है। किसका नाम जी? महात्मा गांधी का। कौन बोला है जी? देखिए, यहाँ पर पढ़ सकते हैं, आपको दिया है कि कर्मवीर दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने, जैसे कि आप जानते होंगे 1893 ईस्वी में दादा भाई अब्दुल्ला एक गुजरात के व्यवसायी हैं और उन्हीं का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे। कौन? महात्मा गांधी। कहां पे जी? दक्षिण अफ्रीका में। तो जब दक्षिण अफ्रीका में ये गए तो देखे वहां पे गोरे एवं काले के बीच मतभेद था और उस मतभेद के दौरान दक्षिण अफ्रीका के कुछ इनके सहयोगी थे, सपोर्टेड व्यक्ति, उन्होंने इनके आंदोलन चलाने की गतिविधि को देखते हुए कर्मवीर बताया। किसको जी? महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी का एक और नाम क्या है जी? उपनाम कर्मवीर। और महात्मा गांधी को कर्मवीर कहा किसने है? तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने। जब गोरे एवं काले के बीच मतभेद को मिटाने गए थे, उसी दौरान वहां के इनके सहयोगी जो थे क्या बोले इनको? कर्मवीर। तो महात्मा गांधी को कर्मवीर उपनाम से
कौन संबोधित किया? तो दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों ने किया है जी। अब देखिए बापू, आप लोग सुने होंगे कि बापू लोग प्यार से इनको बोलते थे, और इनका एक लोकप्रिय उपनाम क्या है जी? बापू। महात्मा गांधी का एक लोकप्रिय उपनाम क्या है जी? बापू। तो बापू कौन बोला है जी? देख सकते हैं बापू के नाम से संबोधन करने वाले C.F. एंड्रूज हैं। कौन है जी? C.F. एंड्रूज। एवं एक भारतीय व्यक्ति हैं जवाहरलाल नेहरू। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी महात्मा गांधी को किस नाम से संबोधित करते थे जी? बापू। तो महात्मा गांधी का एक प्रिय उपनाम क्या है जी? बापू। कौन बोला है जी? C.F. एंड्रूज। और कौन बोला है जी? जवाहरलाल नेहरू। आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि बापू नाम से संबोधित सर्वप्रथम किसने किया? तो C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू भी दे सकते हैं। अब देखिए देशद्रोही फकीर, महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर किसने कहा? तो महात्मा गांधी को देशद्रोही फकीर आपको कौन बोला है जी? वाशिंगटन चर्चिल बोले हैं। देशद्रोही फकीर कौन कहा है जी? वाशिंगटन चर्चिल। अब देखिए कह रहा है भिखारियों का राजा, भिखारियों का राजा कौन बोला है जी? महात्मा गांधी को पंडित मदन मोहन मालवीय। देखिए पंडित मदन मोहन मालवीय को ऐसा लगता था कि महात्मा गांधी का जो राजनीति करने की शैली है ना कहीं एक पक्षीय है। हो सकता है कोई विशेष गुण देखे हो जिसके कारण उनको लगा कि महात्मा गांधी का राजनीतिक करने का जो ढंग है ना किसी एक विशेष पक्ष में है, और इसी के कारण उन्होंने क्या कहा जी? इनको बोला भिखारियों का राजा। तो भिखारियों का राजा जो उपनाम दिया है ना, कौन दिया है? पंडित मदन मोहन मालवीय। और पंडित मदन मोहन मालवीय एक चर्चित व्यक्ति हैं। उन्होंने BHU का स्थापना किया, बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की है। अब देखिए अगला पॉइंट बन रहा है, कह रहा कि राष्ट्रपिता। देखिए कई लोकप्रिय उपनामों में महात्मा गांधी का एक लोकप्रिय उपनाम कौन है जी? राष्ट्रपिता भी है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया जाता है, और सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन कौन किया जी? सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन किया है सुभाष चंद्र बोस ने। और सर्वप्रथम अपने पत्र के माध्यम से सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को उसमें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया है। वो घटना है संभवतः सुभाष चंद्र बोस जापान उस समय थे, और जापान में महात्मा गांधी की राजनीतिक गतिविधियों का जिक्र चल रहा था, जिसमें जिक्र चल रहा था कि भारत में एक वैसा व्यक्ति है जो बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से लड़ते हुए भारत को आजादी के कगार पर ले जा खड़ा किया है। और जापान में भी महात्मा गांधी की चर्चा चल रही थी, जिसके कारण कौन? सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या किया जी? राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन किया। तो राष्ट्रपिता के नाम से संबोधन करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति या प्रथम व्यक्ति कौन है जी? सुभाष चंद्र बोस एक पत्र के माध्यम से संबोधित किए हैं। अब देखिए कह रहे हैं ना कि अर्धनग्न फकीर, महात्मा गांधी का एक लोकप्रिय उपनाम ये भी है अर्धनग्न फकीर। कौन बताया जी? वाशिंगटन चर्चिल। देखिए इनके जो पिन्हाव ओढ़ाव थे ना, मतलब बहुत साधारण थे, जिसके कारण इनको क्या बोला गया जी? अर्धनग्न फकीर। तो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक और उपनाम क्या है जी? अर्धनग्न फकीर। पूछेगा क्वेश्चन कि किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को अर्धनग्न फकीर बोला जाता है, तो कौन है जी? महात्मा गांधी। और बोला कौन है? चर्चिल बोले हैं। अब देखिए अगला एक पॉइंट बन रहा है, कह रहा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स। महात्मा गांधी का एक और उपनाम जिस नाम से संबोधन किया गया है, क्या है जी? वन मैन बाउंड्री फोर्स। कौन बोला है जी? लॉर्ड माउंटबेटन।
तो महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कौन बताया जी? लॉर्ड माउंटबेटन बताया है। अब देखिए एक अगला पॉइंट है, कह रहा है कि महात्मा, देखिए कई उपनामों में ना इनका एक और लोकप्रिय उपनाम और सबसे चर्चित कौन सा है जी? महात्मा। आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी, बहुत जगहों पे आप पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी लिखा गया है। तो महात्मा के नाम से सर्वप्रथम इनको संबोधित कौन किया है जी? रविंद्रनाथ टैगोर। तो सर्वप्रथम महात्मा गांधी को महात्मा कहने वाले व्यक्ति कौन है जी? रविंद्रनाथ टैगोर। तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर। या महात्मा नाम से संबोधित कौन करता था जी? तो रविंद्रनाथ टैगोर। और अगला पॉइंट है, देख लीजिए, कह रहा है ना कि सेवाग्राम का संत। महात्मा गांधी के ना उपनामों में एक उपनाम ये भी है, सेवाग्राम का संत। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सेवाग्राम का संत किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को कहा गया है? तो महात्मा गांधी को कहा गया है। और आश्रम में जो इनसे मिलने वाले लोग आते थे, वो उनको किस, इनकी सेवा भावना को देखकर ना इनको क्या बोला जी? कि सेवाग्राम का संत। और सेवाग्राम का संत कौन बतलाया जी? आश्रम के अतिथियों के द्वारा। मतलब महात्मा गांधी को सेवाग्राम का संत कहा गया किसके द्वारा जी? आश्रम के अतिथियों के द्वारा। मतलब आश्रम में इनसे मिलने के लिए या राजनीतिक गतिविधियों का राय लेने के लिए जो भी व्यक्ति आए, इनके व्यवहार और राजनीति करने की शैली को देखकर क्या बोला जी? बोला आश्रम, ये क्या बोला जी? सेवाग्राम का संत। तो सेवाग्राम का संत बोला है। और महात्मा गांधी के संबंध में कई प्रसिद्ध पत्रिकाएं भी हैं, तो आइए इस पर भी थोड़ा सा जिक्र कर ले। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा, प्रमुख समाचार पत्र। तो महात्मा गांधी के संबंध में एक समाचार पत्र का नाम आता है यंग इंडिया। तो महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित होने वाली एक पत्रिका है, कौन सी जी? यंग इंडिया। यंग इंडिया के लेखक कौन है जी? महात्मा गांधी। कई बार क्वेश्चन पूछा भी है कि यंग इंडिया के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। और इनकी प्रसिद्ध पत्रिका में एक पत्रिका कौन सी है जी? यंग इंडिया। इसके अलावा हरिजन, हरिजन नामक पत्रिका महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित की गई है। और सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग दलित वर्ग के लिए, या कह सकते हैं कि दलित व्यक्ति के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। और हरिजन जो शब्द होता है ना, हरिजन शब्द, इसके जन्मदाता कौन है जी? महात्मा गांधी। 1932 ईस्वी में सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग किया गया और ये पुनः पैक्ट के दौरान किया गया। तो हरिजन पत्रिका के लेखक कौन है जी? महात्मा गांधी। और हरिजन पत्रिका के दौरान उन्होंने 1932 ईस्वी में दलित वर्ग को, किससे, शोषित वर्ग को किससे संबोधन किया जी? हरिजन शब्द से। तो इनकी एक प्रमुख रचना है, कौन सी जी? प्रमुख समाचार पत्र है हरिजन। कब प्रकाशित हुई थी? 1932। और हरिजन शब्द के जो जन्मदाता है कौन है जी? महात्मा गांधी हैं। सर्वप्रथम हरिजन शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। कह रहे ना कि द ग्रीन पॉम्पलेट, एक प्रसिद्ध इनकी पत्रिका है द ग्रीन पॉम्पलेट। तो ये इनकी प्रमुख क्या जी? समाचार पत्र है यंग इंडिया, हरिजन एवं द ग्रीन पॉम्पलेट। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ये साबरमती आश्रम का निर्माण सन 1915 और महात्मा गांधी के कई उपनाम, इसके संबंध में आज हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पे कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।